डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 का पेपर फर्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में वाटर रिलेशन टॉपिक के अंदर विसरण की क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। विसरण क्या है? विसरण मतलब किसी भी चीज का, गैस का, ठोस का विसरित होना, उनका किसी भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होना विसरण कहलाता है। जैसे मैं एक कॉपर सल्फेट का पीस किसी बीकर में डाल देती हूँ। बीकर में पानी है और उसमें मैंने कॉपर सल्फेट का पीस डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद वो कॉपर सल्फेट जो है वो पूरी तरह से पानी में घुल जाएगा और सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी उस कॉपर सल्फेट जो था वो पानी में पूरी तरह से मिश्रित हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर क्लास में हम लोग बैठे हुए हैं और मैं एक परफ्यूम की शीशी ऑन कर देती हूँ, तो वो परफ्यूम जो होगा वो सभी तरीके पूरे कमरे में फैल जाएगा और पूरा माहौल जो होगा वो खुशनुमा होगा। तो विसरण की क्रिया क्या है? विसरण की क्रिया एक ऐसी जैव भौतिक क्रिया होती है जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव या गैस के जो अणु हैं वो अपनी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में समान रूप से वितरित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम विसरण कहते हैं। विसरण की क्रिया में क्यों विसरण होता है? गैस के अणु जो है वो अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गए, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स के अंदर गतिज ऊर्जा होती है। उस काइनेटिक एनर्जी और गतिज ऊर्जा के कारण वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरित हो जाते हैं। और विसरण कब तक होता रहेगा? जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर नहीं हो जाती। अगर जब तक दोनों तरफ की सांद्रता बराबर भी हो जाती है तभी भी गमन जारी रहता है। वो उस अवस्था को हम कहते हैं कि अब स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई। यानी गैस के अणु का गमन तब तक जारी रहता है जब तक चाहे दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ भी गया, लेकिन अणुओं की सांद्रता उसमें अपरिवर्तित होती है। इसको हम स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक ऐसा भी होता है कि किसी विसरण एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। यदि अगर कमरे में एक से अधिक गैसेस भी आ रही हैं, मतलब एक से अधिक गैसेस हैं के अणु उपस्थित हैं, तो हर गैस के अणु, एक गैस के अणु का विसरण हो रहा है तो वो दूसरे गैस के अणु को प्रभावित नहीं करेगा। यानी जिस एक गैस का अणु उसकी खुद की प्रॉपर्टी है कि वो पूरी तरह से उसमें विसरित हो जाएगा। अर्थात एक पदार्थ के विसरण की गति व दिशा दूसरे योग्य पदार्थ की अणु की उपस्थिति से अप्रभावित रहती है। उसको हम कहते हैं सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवण यानी क्यों एक ही कमरे में बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन एक गैस के अणु का अपना विसरण हो रहा है, वो दूसरे के विसरण को प्रभावित नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी खुद का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अपना होता है। हर एक कोई भी गैस के अणु जो विसरित होते हैं अपने खुद की सांद्रता प्रवणता के कारण विसरित होते हैं। इस प्रकार का विसरण कहलाता है फ्री डिफ्यूजन। फ्री डिफ्यूजन मतलब बहुत सारी गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन हर गैस का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बिल्कुल विसरण के लिए एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इस प्रकार के डिफ्यूजन को फ्री डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब है जब कोई भी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विसरण होता है, तो विसरण के समय जो दाब लगता है उसको ही हम विसरण दाब कहते हैं। विसरण दाब पदार्थों के अणु की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी जितनी ज्यादा किसी भी पदार्थ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो विसरण दाब ज्यादा लगेगा। अगर विसरण दाब के हिसाब से अगर हम अपनी डेफिनेशन दें विसरण की, तो पदार्थ के अणुओं या आयनों का अपने उच्च विसरण दाब से
निम्न विसरण दाब की और गमन ही विसरण कहलाता है। यानी विसरण क्या होगा? अब जैसे हमको पता है कि उसके हमने भी परफ्यूम वाला एग्जाम्पल दिया, तो उसमें विसरण दाब जो बॉटल के अंदर जो था वो ऑस्मोट, उसका जो डीपी जो था वो ज्यादा था, वहां से वो कमरे में फैला, तो क्या हुआ? हाई डीपी टू लो डीपी जो है वो परफ्यूम जो है वो सब तरफ से फैल गई। तो विसरण क्या हुआ? विसरण में गैस के मॉलिक्यूल्स, ठोस द्रव के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपनी अधिक सांद्रता से अधिक विसरण दाब से कम विसरण दाब की ओर विसरित होते हैं। और विसरण की क्रिया जो है वो तीनों ही स्टेज पर होती है, गैस, द्रव और ठोस। ठोस भी जब वो सॉल्यूट फॉर्म में होता है, किसी सॉल्यूबल कर लेते हैं उसको, तो गैस में सबसे ज्यादा विसरण होता है और द्रव में उससे कम और ठोस में कम होता है। विसरण को कई सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण में इसको सबसे पहला जो फैक्टर प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ जाएगी और उस काइनेटिक एनर्जी के कारण अणुओं की गति भी बढ़ जाएगी, तो विसरण क्या होगा? विसरण भी ज्यादा होगा। यानी विसरण की क्रिया टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो विसरण की जो अणुओं के विसरण की गति जो होती है उनकी स्पीड भी जो होती है वो बढ़ जाती है। सेकंड है डेंसिटी। डेंसिटी ग्राहम के नियम के अनुसार डेंसिटी में गैसों की जो घनत्व जो है उस घनत्व में से विसरण और घनत्व में क्या संबंध होगा कि घनत्व जो होगा विसरण घनत्व के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर घनत्व ज्यादा है तो विसरण कम होगा और घनत्व कम है तो विसरण की क्रिया ज्यादा होगी। विसरण की दर उसके घनत्व के प्रतिलोमानुपाती होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी तरीके से विसरण का माध्यम भी विसरण को प्रभावित करता है। वह माध्यम जिसमें गैसों का विसरण हो रहा है उस प्रक्रिया को भी वो प्रभावित करता है। विसरण माध्यम की अधिक सांद्रता अथवा घनत्व विसरण क्रिया को मंद कर देता है। लास्ट एक और फैक्टर है जो विसरण को प्रभावित करता है, विसरण दाब प्रवणता। विसरण दाब प्रवणता में हम पढ़ते हैं कि एक निकाय में एक गैस के अणु जो है वो दो भिन्न बिंदुओं पर सांद्रता में विसरण में भिन्नता विसरण दर के समानुपाती है। एक साधारणतः एक निकाय में एक गैस के अणुओं की दो भिन्न बिंदुओं पर सांद्रता, गैस तो एक ही है लेकिन दो अलग अलग भिन्न बिंदुओं पर उसकी सांद्रता में भिन्नता विसरण दर के समानुपाती होगी। यानी अलग अलग बिंदुओं पर गैस की अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है तो विसरण की दर अधिक होगी। सांद्रता में जितनी भिन्नता होगी दोनों की कंसंट्रेशन में, एक ही गैस है लेकिन तरफ कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना विसरण ज्यादा होगा। इसके विपरीत अगर दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्यादा है तो दूरी के वो प्रतिलोमानुपाती, यानी डिस्टेंस के कंसंट्रेशन के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा दो बिंदुओं के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी विसरण उतना ही कम होगा। इस तरीके से गैस के अणुओं पर में गैस के अणु अगर उनका विसरण हो रहा है, अणुओं में दो बिंदुओं पर सांद्रता भिन्नता और उनकी पारस्परिक दूरी को सम्मिलित रूप से ही विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट या विसरण दाब प्रवणता कहते हैं। और विसरण दाब प्रवणता जितना अधिक विसरण दाब प्रवणता होगी उतना ही विसरण ज्यादा होगा। यानी डिस्टेंस और जो कंसंट्रेशन में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही विसरण की क्रिया ज्यादा होगी। इसलिए गैसेस में विसरण ज्यादा होता है, ठोस में लिक्विड में थोड़ा कम और ठोस में सबसे कम होता है। अब है ये विसरण की क्रिया को हम पढ़ क्यों रहे, पौधों में विसरण का क्या महत्व है। हम लोग सभी जानते हैं कि पादप के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, शोषण की क्रिया। तो जो ये गैसेस, इंपॉर्टेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, एनवायरनमेंट से प्लांट ले रहा है CO2 और ऑक्सीजन को, उनका भी विसरण की क्रिया के द्वारा ही पादपों के अंदर ये अंदर जाएंगे। CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है वो थ्रू डिफ्यूजन से के थ्रू होता है। ये क्रिया कहाँ पर होती है? ये क्रिया होगी लीफ में, और लीफ में हमको पता है कि स्टोमेटा होता है, तो रंध्रों में ये क्रिया होती है और रंध्रों के द्वारा ही इन गैसेस को एटमॉस्फेयर से लिया जाता है और बाहर भी दिया जाता है। हमको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपके रेस्पिरेशन में काम आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में काम आएगी। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन की क्रिया में क्या होती है? ट्रांसपिरेशन क्रिया पौधे के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन, वो किसके द्वारा होगा? स्टोमेटा के द्वारा। तो इस तरह का जो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहलाता है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के दौरान प्लांट्स के अंदर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उससे वाटर वेपर्स निकलेंगी और वो वायुमंडल में जाएंगी। तो वायुमंडल में जाने के लिए वायुमंडल में किसके थ्रू गई? विसरण की क्रिया के द्वारा। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन में भी जो वाष्प के रूप में पौधे में जो जल वाष्प का जो विसर्जन हुआ है, उत्सर्जन की क्रिया जो है वो भी विसरण के कारण है। खनिज पदार्थ हैं, जैसे मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल ट्रांसपोर्ट का भी विभिन्न प्रकार के मिनरल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर आएंगे, तो उनका उन लवणों के आयनों का जो पैसिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया जो हो रही है वो भी किसके द्वारा होती है? वो पैसिवली अंदर जाते हैं, तो उनका अवशोषण की क्रिया होती है। खनिज लवणों के आयनों का अवशोषण जो होता है, निष्क्रिय अवशोषण जो होता है, वो भी किस कारण होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। मूलों के जरिए जल का निष्क्रिय अवशोषण भी मूल के जरिए आता है। हम आगे पढ़ेंगे कि अवशोषण की क्रिया क्या होती है। अवशोषण में हम पढ़ेंगे निष्क्रिय अवशोषण और सक्रिय अवशोषण। तो मूलों में जो निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया हुई वो भी किसके द्वारा होती है? विसरण के कारण होती है। तो इन सभी मतलब वाटर रिलेशन में हम इन क्रियाओं को पढ़ते हैं, विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन आदि इन क्रियाओं को पढ़ते हैं। तो आज हमने स्टडी किया कि विसरण की क्रिया क्या है। विसरण यानी पदार्थों का, गैस का, द्रव का, ठोस के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता वाले स्थान से निम्न सांद्रता वाले स्थान की ओर विसरण होना। विसरण में जो दाब लगता है, यानी दाब की अगर कंसर्न में हम बात करेंगे तो बताएंगे कि हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर। विसरण के किसी भी गैस का जिसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है तो वो अपने हाई डिफ्यूजन प्रेशर से निम्न लो डिफ्यूजन प्रेशर की ओर विसरित होती है। जहां पर डीपी ज्यादा होगा वहां से वो उस तरफ जाएगी जहां पर डीपी कम होगा। और विसरण के महत्व में हमने पढ़ा कि गैसेस का एक्सचेंज भी विसरण के कारण हो रहा है। विसरण के द्वारा ही स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की क्रिया हो रही है। विसरण के कारण ही मिनरल्स के जो आयंस होते हैं उनका पैसिव एब्जॉर्प्शन भी इसके द्वारा होता है। जड़ों में निष्क्रिय अवशोषण की क्रिया जो हुई, वो भी विसरण के द्वारा।